देखिए स्टूडेंट्स बेटे, लेसन नंबर सेकंड हमारा चल रहा था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे बेसिकली, ठीक है। और प्रिंसिपल के मैनेजमेंट पढ़ते समय हमने आपको बताया था भाई कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस का काम करते हैं, आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करा कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो मैनेजर है वो आगे एक्शन ले पाते रहते हैं, ठीक है, और जो गलतियां उन्हें सुधार पाते हैं, ठीक है। नीचे बताया था भाई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करा कर देते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से डेवलप होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा देखने को मिलती है, समय आने पर इनमें आसानी से चेंजेस किया जा सकता है। बिहेवियर होते बेटे, हर मैनेजर का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है बेटे, सारे इंसान एवरी ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, तो बिहेवियर होता है कौन सा मैनेजर किस टाइम पे किस प्रिंसिपल को अपनाता है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करके देता है, कंटीजेंसी होते बेटे सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट किए जाते बेटे। फिर आई थिंक की इंपॉर्टेंस कि भाई ये यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करा कर देते हैं, यानी कि मैनेजर्स को एक आंतरिक दृष्टि प्रोवाइड करा कर देते हैं जिसके हेल्प से मैनेजर जो है वो डिसीजन ले पाते बेटे और अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर पाते हैं। बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना सिखाता है, साइंटिफिक डिसीजन बेटे साइंटिफिक डिसीजन लेना सिखाता है, एनवायरमेंटल चेंजेस जो आते हैं उसके प्रति धारणा सिखाता है बेटे, सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये सब थे। इसके बाद हमने स्टार्ट किए थे हेनरी फ्योल के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे 3 प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हेनरी फ्योल ने कहा था बेटे कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना चाहिए बेटे, और ईच स्मॉल पार्ट, हर छोटा काम बेटे एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंपना चाहिए जो उस काम में एक्सपर्ट है, जो उस काम में स्पेशलाइज्ड है बेटे। तो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन उस काम को कम कॉस्ट और कम टाइम में करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारा फायदा बेटे ये पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क। फिर था अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है एनी टास्क एनी ड्यूटी जो हमें परफॉर्म करनी होते बेटे, ठीक है। और इसके बाद अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर। तो जब भी हम किसी को रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसे डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग पावर सफिशिएंट होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम बेटे, सफिशिएंट अथॉरिटी हमें ट्रांसफर करनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन और जो एग्रीमेंट बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर्ली फॉलो करें बेटे, ठीक है। उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना रहेगा बेटे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा रेपुटेशन अर्न करेगा। फोर्थ आ जाइए यूनिटी ऑफ कमांड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्चुअली, द यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, ठीक है। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना, और यूनिटी ऑफ आवाज आ रही है मेरी पलक, आवाज आ रही है बेटे? आरती आवाज आ रही है मेरी? आरती, ठीक है। देखिए बेटे यूनिटी ऑफ कमांड की हम बात कर रहे थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जो एक सबऑर्डिनेट होता है, दैट वन सबऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, वन सबऑर्डिनेट should receive one order from one superior, at one point of time, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय पर जो एक सबऑर्डिनेट होता है वो एक ही सुपीरियर के ऑर्डर ग्रहण करेगा, एक ही सुपीरियर के ऑर्डर को मानेगा बेटे, एंड ही
शुड बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी जवाबदेही, और उसकी जो जवाबदेही बनेगी वो भी केवल उसी सुपीरियर के प्रति बनेगी, एंड शुड बी अकाउंटेबल ओनली फॉर दैट सुपीरियर, ठीक है, ओनली फॉर दैट सुपीरियर। यानी बेटे ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक समय पर केवल एक ही काम या एक ही ऑर्डर देना चाहिए। एक से ज्यादा ऑर्डर आपने दिए बेटे, आप यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर दोगे, उसके फिर बैड इंपैक्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक से ज्यादा ऑर्डर हमने दिए बेटे तो उसके पास एक ही समय पर 2 या 3 काम हो जाएंगे करने के लिए, वो किस काम को पहले प्रेफरेंस दे, किस काम को पहले करे, उसके सामने ये डाउट आएगा, सस्पेंशन आ जाएगा बेटे, सारी की सारी जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी, डाउट एंड सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा बेटे, ठीक है। एक सुपीरियर का काम पहले किया तो दूसरा सुपीरियर उससे नाराज हो जाएगा, दूसरे का पहले किया तो पहला सुपीरियर उससे नाराज हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसीलिए हमें एज पर हेनरी फ्योल यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड आपसे कहती है one subordinate should receive one order at one point of time from one superior only and he is accountable only to that superior, ठीक है। तो बेटे ये प्रिंसिपल आपसे कहता है, ठीक है। अब आपको देखिए डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है भाई कि मान लीजिए भाई तीन सबऑर्डिनेट है S1 S2 S3, तीन सबऑर्डिनेट है बेटे, M1 मैनेजर है, इसने S1 को ऑर्डर दिया, अच्छी बात है बेटे, S2 को ऑर्डर दिया, ठीक है, S3 को ऑर्डर दिया, ठीक है, दिस इज द राइट सिचुएशन, राइट सिचुएशन है भाई, ठीक है। इसको जो ऑर्डर दिया है ये अपना काम करेगा, S2 को जो ऑर्डर दिया वो अपना काम करेगा, S3 को जो ऑर्डर दिया वो अपना काम करेगा, ये यूनिट ऑफ कमांड को फॉलो किया जा रहा है पूरी तरह से बेटे। अब एक दूसरी सिचुएशन देखिए, एक S1 सबऑर्डिनेट, S2 सबऑर्डिनेट और S3 सबऑर्डिनेट है बेटे, ठीक है, और दो मैनेजर है M1 एंड M2। ये तो था आपका राइट अप्रोच, राइट अप्रोच। अब दूसरा देखिए, S1 एक सबऑर्डिनेट है, उसे मान लीजिए M1 ने ऑर्डर दे दिया बेटे, ठीक है, और M2 ने भी ऑर्डर दे दिया, तो एक ऑर्डर मिलेगा इसे M1 से, एक मिल गया M2 से बेटे, दो काम मिल गए, बेचारा कौन सा काम पहले करे, फंस जाएगा, डाउट क्रिएट हो जाएगा, सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा, रॉन्ग अप्रोच। S2 देखिए, इसको भी M1 ने एक ऑर्डर दे दिया बेटे और M2 ने एक ऑर्डर दे दिया, इसके पास भी एक गलत सिचुएशन आ जाएगी, बेचारा दो दो ऑर्डर मिल गया, किसका काम पहले करे, डाउटफुल है बेटे। इसी ऑर्डर दे दिया और M1 ने भी दे दिया, तो ये एक रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि बेटे यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है उसे एक से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका काम पहले करें, किसका काम बाद में करें बेटे, डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, सस्पेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी अचीव नहीं होंगे, वेरी बैड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बेटे, ऑर्गेनाइजेशन को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हेनरी फ्योल कहते हैं कि वी शुड फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड, इट मींस one subordinate should receive one order from one superior at one point of time and he should be accountable only to that superior is valid। पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, there is no confusion situation, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी बेटे, एक ऑर्डर मिलेगा तो एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज, सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर इंक्रीज, सुपीरियर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इजी टू फिक्स रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी को फिक्स करना काफी आसान हो जाएगा, एंड एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रिवेल, कोऑर्डिनेशन की सिचुएशन, कोऑर्डिनेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा बेटे, ये होंगे पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव देखो, अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया तो देखो कंफ्यूजन अराइज होगी सभी के बीच, एफिशिएंसी घट जाएगी बेटे सबऑर्डिनेट की, ठीक है, सुपीरियर की एफिशिएंसी भी घटेगी, सबऑर्डिनेट दोनों की ही घटेगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा बेटे, जो सुपीरियर्स होंगे, जो बॉस होंगे, उनके ईगो हर्ट होंगे, कैसे बेटे, अगर S1 ने M1 का काम कर दिया और M2 का नहीं किया तो M2 को लगेगा भाई M1 से मेरी पोजीशन वीक है, लोग M1 की ऑर्डर तो मानते हैं लेकिन मेरे ऑर्डर नहीं मानते, ईगो खड़े हो जाएंगे दोनों के बीच बेटे, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और हाइट ऑफ डिसऑर्डर सब कुछ बेटे अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड फोर्थ प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ प्रिंसिपल आ रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो बेटे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो बेटे जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, या एक से ज्यादा ब्रांच होती है, एक से ज्यादा फैक्ट्री होती है, वहां यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमसे कहता है देयर इज अ वन हेड फॉर वन प्लान, ठीक है, ये जो
ठीक है बेटे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की मैं बात कर रहा था। तो पहले आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो बेटे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो जहां जिन ऑर्गेनाइजेशन में बेटे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वहां ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तैयार किया जाता है बेटे। तो जहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे वहां दो डिवीजन होगी आपके पास। मान लीजिए एक स्कूटर की डिवीजन है, स्कूटर तैयार करता है और दूसरा कार तैयार करता है, या फिर एक में मेटल प्रोडक्ट तैयार होते हैं, दूसरे में प्लास्टिक प्रोडक्ट तैयार होते हैं बेटे, ठीक है। एक में मान लीजिए टीवी बनाए जाते हैं, दूसरे में फ्रिज बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जिन ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं बेटे, वहां यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई होता है। क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमसे कहता है देयर इज अ वन हेड फॉर वन प्लान, यानी एक प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए बेटे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई मान लो दो प्रोडक्ट बन रहे और दोनों प्रोडक्ट को संभालने के लिए हमने केवल एक मैनेजर रख रखा है M1। M1 बेटे स्कूटर को भी संभाल रहा है और कार को भी संभाल रहा है, तो इसका मतलब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को वायलेट कर रहे हैं बेटे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमसे कहता है कि भाई एक मैनेजर दोनों को ना संभाले, देयर शुड बी अ सेपरेट हेड फॉर सेपरेट प्लान, अलग प्लान के लिए अलग हेड होना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग मैनेजर होना चाहिए M1 और इसके लिए एक अलग मैनेजर होना चाहिए M2। भाई M1 अपनी एक्टिविटी को संभाले, M2 अपनी एक्टिविटीज को संभाले बेटे। M1 अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा, M2 अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा। दोनों की एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होगी, दोनों की एक्टिविटी एक दूसरे में मिलेगी नहीं बेटे, ठीक है। इससे ना तो कोई कंफ्यूजन अराइज होगी, ना ही ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगा बेटे, ठीक है। तो इसीलिए हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई करना चाहिए। तो कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होते हैं, देखो ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है, तो हर एक्टिविटी के लिए अलग से एक हेड होना चाहिए, अलग से एक मैनेजर होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही मैनेजर दोनों एक्टिविटी को संभाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को वायलेट करोगे, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी है बेटे, मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट, जो दो प्रोडक्ट तैयार करती है, स्कूटर्स एंड कार, हेंस हैविंग टू डिवीजन। तो स्कूटर और कार दोनों की अलग अलग डिवीजन होंगी बेटे। एज ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन मार्केट, हर प्रोडक्ट की मार्केट अलग होती है, हर प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल अलग से आता है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग से एम्प्लॉय पुटअप करने पड़ते बेटे। तो इसीलिए हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग से मैनेजर होना चाहिए बेटे, ठीक है। तो ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, advantage of specialization will be obtained due to managers association with the same kind of activity। तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा, एक मैनेजर बेटे, ये मैनेजर स्कूटर में स्पेशलाइज हो जाएगा, ये मैनेजर कार में स्पेशलाइज हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज हमें मिलेगा बेटे, ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि कोस्ट इफेक्टिव मैनर में काम होंगे बेटे। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना आसान हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा बेटे। वायलेटिंग इफेक्ट देखिए, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, तो स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी घट जाएगी बेटे। डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में मुश्किल आएगी अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे बेटे। तो डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में काफी रुकावट आएगी, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा बेटे, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले तो मीनिंग है बेटे, मीनिंग में पता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है। यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू वन सबऑर्डिनेट should receive one order from one superior at one point of time and he is accountable only towards that superior। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक सबऑर्डिनेट एक समय पर एक ही ऑर्डर लेगा, ठीक है, एक ही बॉस से लेगा बेटे, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं ये देखिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं भाई कि सेपरेट प्लान के लिए या सेपरेट ग्रुप के लिए
सेपरेट मैनेजर या सेपरेट हेड होना चाहिए। स्कूटर एक ग्रुप है, कार एक ग्रुप है, स्कूटर एक प्रोडक्ट है, कार एक प्रोडक्ट है, स्कूटर एक डिवीजन है, कार एक डिवीजन है बेटे। तो अलग ग्रुप के लिए या अलग डिवीजन के लिए या अलग प्रोडक्ट के लिए अलग हेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही हेड या एक ही मैनेजर दोनों डिवीजन को संभाले बेटे। अगर ऐसा हुआ तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फ्लॉप हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड एम बेटे, यूनिटी ऑफ कमांड का एम होता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि दो बॉस एक ही सबऑर्डिनेट को एक टाइम पर ऑर्डर दे बेटे। तो अगर दो बॉस एक, तो इसका मतलब ड्यूअल सबऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, वो दोनों का सबऑर्डिनेट है और उसे दोनों के ऑर्डर मानने हैं, वो किसी का भी ऑर्डर वायलेट नहीं कर सकता। तो यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई करके ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोक देते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एम होता है टू प्रिवेंट द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग जो होती है ना, एक दूसरे में जो मिल जाएगी, जैसे कार की एक्टिविटी स्कूटर में, स्कूटर की एक्टिविटी कार में। तो ये देखो, कार के लिए भी मार्केटिंग की जाएगी, स्कूटर के लिए भी। कार के लिए भी रॉ मटेरियल आएगा, स्कूटर के लिए भी रॉ मटेरियल आएगा बच्चे। कार का प्रोडक्शन भी होगा, स्कूटर का प्रोडक्शन भी होगा। तो अगर एक हेड होगा तो ये एक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन अगर सेपरेट हेड होंगे तो ये जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी है ये नहीं होगी, ये रुक जाएगी बच्चे। और थर्ड है इंप्लीकेशन। यूनिटी ऑफ कमांड से एक इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। एक बेचारे इंडिविजुअल को दो ऑर्डर मिलेंगे, किसका काम करे, वो कंफ्यूज होगा, तो वो खुद इफेक्ट होगा। लेकिन अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपने वायलेट की, इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगा। ना स्कूटर का काम ढंग से हो पाएगा, ना कार का बेटे। ठीक है, दोनों की एक्टिविटी मिल जाएगी, दोनों का काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो इसीलिए बेटे इंप्लीकेशन यूनिटी ऑफ कमांड की एक पर्सन पर पड़ती है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, बिल्कुल आसान सा आ रहा है। सिक्स प्रिंसिपल है आपका, किस सबऑर्डिनेट तो बेटे नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ब्याज बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर हित से है। ठीक है, तो ये आपसे कहते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत हित, आपका व्यक्तिगत हित, आपका खुद का हित रहते हैं। और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ओवरऑल हित यानी ऑर्गेनाइजेशन का हित। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का हित बेटे। तो ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल आपसे कहते हैं कि हमें बेटे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करना चाहिए। हमें अपने हित को साइड में रखे, अपने हित को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, अपने फायदे को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना चाहिए बेटे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो सबका फायदा होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, सभी लोग ग्रोथ करेंगे, सभी को बोनस मिलेगा, सभी को प्रमोशन मिलेगा, सभी की सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा बेटे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखोगे तो केवल आपका भला होगा, बाकियों का नुकसान होगा। तो ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि एक एम्प्लॉय को हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हित होता है बेटे। ठीक है, केवल उसका खुद का हित हो वो काम ना करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हित हो, हमें वो कार्य करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता, यानी हमें ऑर्गेनाइजेशन के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए बच्चे, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय की तुलना में हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को बेटे प्रायोरिटी देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल परचेस मैनेजर है बेटे, उसका बेटा भी मार्केट के अंदर है और बाकी सप्लायर भी मार्केट के अंदर है। उसका बेटा जो है बेटे रॉ मटेरियल महंगा बेच रहा है, लेकिन बाकी सप्लायर सस्ता खरीद बेच रहे हैं। तो अगर वो अपने बेटे से रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसका खुद का हित होगा, उसके बेटे का बेटे मार्केट इंक्रीज होगी, फायदा होगा। लेकिन अगर वो बाकी सप्लायर से माल खरीदेगा सस्ते में तो इसे ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे बेटे, सबको बेटे इसका शेयर मिलेगा। लेकिन अगर वो अपने बेटे से खरीदता है तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, उसके बेटे को जरूर फायदा होगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना बेटे, हमें पर्सनल हित को नहीं देखना, हमें ऑर्गेनाइजेशन के हित को देखना है। तो जिस काम से ऑर्गेनाइजेशन का हित होता है हमें वही कार्य करना है। ठीक है,
तो ये प्रिंसिपल था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के हित को प्रायोरिटी देनी है, अपने हित को प्रायोरिटी नहीं देनी। पॉजिटिव फैक्ट देखिए, ऑब्जर्विंग द ह्यूमैनिटी, ऐसा करके आप ह्यूमैनिटी फॉलो करते हो, आप मानवता को फॉलो कर रहे हो बेटे। एवरीबॉडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जब सबका प्रॉफिट होगा तभी कंपनी का प्रॉफिट भी होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर ऑब्टेन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाएंगे बेटे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा, खुद के उद्देश्य और ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, वो बना रहेगा बेटे। वायलेटिंग इफेक्ट देखिए, ह्यूमैनिटी इज वायलेटेड, यानी मानवता समाप्त हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे तो बेटे। अपना हित देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन का हित नहीं देखोगे, ह्यूमैनिटी इज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इसके बाद है इंक्रीज इन जेलसी, बट इंक्रीज इन जेलसी, जो बाकी एम्प्लॉय है वो जलने शुरू हो जाएंगे। भाई वो जलेंगे क्योंकि आप अपना फायदा देख रहे हो, आप अपना प्रॉफिट उठा रहे हो, भाई फिर बाकी एम्प्लॉय आपकी कंप्लेन करना शुरू करेंगे। हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावटें, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कमी आएंगी, ठीक है। ये था सातवां प्रिंसिपल आपका रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय बेटे। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि आपको इस तरह का रेम्यूनरेशन, उन्होंने बेटे फेयर रेम्यूनरेशन की बात की है, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन। और फेयर रेम्यूनरेशन एक ऐसा रेम्यूनरेशन होता है जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है, लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखता है बेटे, ठीक है। तो एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन, एक फेयर रेम्यूनरेशन, हम ऐसे रेम्यूनरेशन को कहेंगे जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेगा बेटे, लिविंग स्टैंडर्ड में कमी नहीं आने देगा। तो ऐसे रेम्यूनरेशन आपको पे करना चाहिए। तो यहाँ कहा जाता है भाई कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन। तो ध्यान रखिएगा ये शब्द फेयर, तो ये कहते हैं कि भाई हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन पे करनी चाहिए, which should give them at least a reasonable standard of living, ऐसा रेम्यूनरेशन जिससे वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, अच्छा जीवन व्यतीत कर सके बेटे, अच्छी लाइफ जी सके, ऐसा रेम्यूनरेशन हम उन्हें पे कर, ठीक है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा तो क्या फायदे मिलेंगे, इंक्रीज इन एंकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय जो है वो एंकरेज होगा एंड सेटिस्फाई होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, उनमें बेटे डेडिकेशन यानी समर्पण की भावना आएगी। वो लोग सोचेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन हमें अच्छा रेम्यूनरेशन दे रहा है, टाइमली रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो हम भी क्यों ना अपने सारे एफर्ट्स लगा दे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में बेटे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में वो सारा डेडिकेशन, सारे एफर्ट्स झोंक देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, ठीक है। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है द रेट एट विच एम्प्लॉइज इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस रेट से एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके चले जाते हैं, ठीक है बच्चे, उसकी रेट को हम लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं। तो लेबर टर्नओवर रेट में क्या आएगा, कमी आएगी, डिक्लाइन आएगा, ठीक है। इसके वायलेटिंग इफेक्ट देखिए, अच्छी रेम्यूनरेशन पे नहीं करोगे बेटे तो उनके एंकरेज में, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल में कमी आएगी बेटे, उन्हें लगेगा पूरा काम ले रही है कंपनी लेकिन पैसे नहीं दे रही, तो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। एंकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी, और जब एम्प्लॉय को अच्छी रेम्यूनरेशन ना मिले, अच्छा पैसा ना मिले, उसे जीवन व्यतीत करने में मुश्किलात आती बेटे, तो फिर वो डिसऑनेस्टी यानी कि फिर बेटे, ठीक है, चोरी चकारी वगैरह वो करना शुरू करेंगे बेटे, ठीक है, फिर वो ईमानदारी को भूल जाएंगे, तो डिसऑनेस्टी आएगी। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट भी बढ़ जाएगी, जो अच्छे एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना शुरू कर देंगे बेटे। ये था रेम्यूनरेशन। एक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीयकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीयकरण बेटे। सेंट्रलाइजेशन जब सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होती है, जब सारे के सारे डिसीजन केवल वन सिंगल पर्सन लेता है, जब सारी की सारी अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन
के हाथ में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन समझ गए, जहां पर एक सिंगल पर्सन सारी की सारी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, सारे के सारे डिसीजन लेता है, सिंगल पर्सन है बेटे। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम करते क्या है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है बेटे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं टू लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल को हम डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं बेटे। तो हेनरी फ्योल ने आपको सजेशन दिया है कि कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ना तो कभी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए और ना ही कभी कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए। इसके विपरीत हमें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, इन्होंने बेटे, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के एक बीच का रास्ता खोजा है, एक बीच का रास्ता ढूंढा है, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। अब इस इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन के दौरान होता क्या है बेटे, इसके दौरान जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं बेटे, उसे जो हायर अथॉरिटी वो अपने पास रखती है, और जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उन्हें बेटे लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय को लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो उसे छुट्टी देने के लिए ये थोड़ी नहीं कि सीधा टॉप लेवल के पास हो जाए, सीईओ के पास, नहीं बेटे। तो छुट्टी देने की जो पावर है वो हम एचआर मैनेजर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है या डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें बढ़ा दिया जाता है बेटे। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज्यादा लोगों को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें बेटे इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अपनाना है, ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ना कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल बेटे, जो है ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं तो ये टॉप लेवल अपने पास रखे, भाई ऑब्जेक्टिव खुद डिसाइड करे, पॉलिसी खुद डिसाइड करे। इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड बेटे, रॉ मटेरियल परचेस करने की पावर हम परचेस मैनेजर को दे सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को लीव देने की पावर हम एचआर मैनेजर को सौंप सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े लेस डिसीजन मेकिंग पावर है, थोड़ी लेस इफेक्टिव डिसीजन होते हैं, तो उन्हें हम ट्रांसफर कर सकते हैं लोअर लेवल को। अब इसके फायदे क्या होंगे देखिए, डिक्रीज इन द वर्क लोड ऑफ सुपीरियर। बेटे अगर जो सुपीरियर है वो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है ट्रांसफर कर देता है तो उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, उसका भार कम हो जाएगा। ठीक है, बेटर एंड क्विक डिसीजन, अच्छे डिसीजन होंगे, क्विकली डिसीजन लिए जाएंगे बेटे, ज्यादा तेजी से डिसीजन लिए जाएंगे। इंक्रीज इन द एंकरेजमेंट ऑफ सबोर्डिनेट, सबोर्डिनेट का दृढ़ उत्साह इंक्रीज होगा, एंकरेजमेंट इंक्रीज होगा, उसे लगेगा भाई मुझे डिसीजन मेकिंग पावर दी जा रही है, यानी मैं इंपॉर्टेंट हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो एनकरेज होगा बेटे। ठीक है, तो ये होंगे पॉजिटिव। नेगेटिव इफेक्ट बेटे, अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अपनाया तो इससे अननेसेसरी इंक्रीज होगा सुपीरियर के ऊपर, वर्कलोड आ जाएगा बेटे। ठीक है, इम्पेशंस एंड रॉन्ग डिसीजन होंगे, क्योंकि जब एक पर्सन को सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं बेटे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, तो इम्पेशंस आता है बेटे, संयम खो बैठता है, वो जल्दबाजी में बेकार गलत डिसीजन ले लेता है बेटे, और समटाइम उसके जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाते हैं, गलत डिसीजन हो जाते हैं, जिसका खामियाजा फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। ठीक है, और थर्ड है डिक्लाइन इन द एंगेजमेंट ऑफ सबोर्डिनेट, तो सबोर्डिनेट का जो दृढ़ उत्साह होता है बेटे, दृढ़ निश्चय होता है, उसमें कमी आ जाती है, उसे लगता है भाई मुझे हम मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, ऊपर से ऑर्डर मिलते रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, ना मेरे पास कोई पावर है ना, तो इसका तो ये था आपका 8 है स्टैंडर्ड। अब बेटे नोवा प्रिंसिपल आ रहा है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसका नाम है द स्केलर चेन। स्केलर चेन आपके सामने आ रही है, द 9th प्रिंसिपल। बेटे स्केलर चेन आपको बताती क्या है? स्केलर चेन आपको पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बताती है। देखिए, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, कि भाई कौन किसका बॉस है और किसको किसे कम्युनिकेट करना है। बेटे पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप का मतलब होता है बॉस एंड सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के, हु इज द बॉस एंड हु इज द सबऑर्डिनेट। बेटे तो बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं बेटे। तो ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप हमें बताती है कि हु इज द बॉस एंड हु इज द सबऑर्डिनेट। बेटे स्केलर चेन, और हेनरी फ्योल ने कहा है भाई जो भी स्केलर चेन है उसे प्रॉपर्ली फॉलो की जानी चाहिए, यानी एक एम्प्लॉय को अपने जो सुपीरियर होता है या बॉस होता है उसकी एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट की जानी चाहिए।
फ्यूल ने बेटा ये प्रिंसिपल समझाने के लिए फ्यूल लेटर का यूज किया है। उन्होंने एक लेटर बनवाया है आपसे, ठीक है, और यहाँ इसके थ्रू पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप यानी स्केलर चेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। ए मान लीजिए सबसे हायर अथॉरिटी पर है, ठीक है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है, ई के नीचे एफ है बेटे, और एफ के नीचे जी है, जी। ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है, यानी इसका क्या मतलब है, जी का बोस है एफ, एफ का बोस है ई, ई का बोस है डी, डी का बोस है सी, सी का बोस है बी, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ भी बेटे पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप डिसाइड किया गया है। यहाँ एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया बेटे, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी है, वहां ए एल एम एन ओ पी है बेटे, ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है मान लीजिए, ठीक है। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि भाई ये जो लेटर है या जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एफ को कोई इंफॉर्मेशन ए को ट्रांसफर करनी है, तो एफ सीधा डायरेक्टली ए के पास नहीं जा सकता, पहले एफ को वो ई को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर ई डी को करेगा, डी सी को करेगा, सी बी को, और फिर अल्टीमेटली वो ए के पास जाएगी बेटे। तो जो भी ये लैटर है, जो भी ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है, इसे कंप्लीटली फॉलो किया जाना चाहिए, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए बेटे। देखिए मीनिंग ऑफ स्केलर चेन, तो सबसे पहले स्केलर चेन की मीनिंग देखिए क्या होता है। तो स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, तो ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये वो लाइन ऑफ अथॉरिटी, वो डिसीजन मेकिंग पावर को डिफाइन करते बेटे जिसके थ्रू हर डिसीजन लिए जाए, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डिफाइन करती है। So scalar chain refers to the formal line of authority and communication which move highest to the lowest rank in a straight line में। तो scalar chain हमेशा straight line में आती है, हायर से लोअर की तरफ आके देखिए ये हायर है, ये लोअर बेटे, ये हायर है, ये लोअर है, ठीक है। और इस स्केलर चेन के थ्रू क्या होता है, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन किया जाता है। अथॉरिटी यानी इस चेन के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन यानी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। So it refers to a formal line of authority and communication which move from highest to the lowest level with a straight line बेटे। अब फ्यूल का ओपिनियन क्या है, देखिए क्या कहते हैं फ्यूल कि दिस चेन मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, तो भाई ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट मैनर में बेटे। It means each communication must move from top to bottom and vice versa, यानी हर कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम पर आना चाहिए और बॉटम से टॉप पर जाना चाहिए। और नॉट इम्पोर्टेंटली इसमें एक भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए, एक भी स्टेप बेटे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दैट नो स्टेप शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग दैट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब फ्यूल का लीडर देखिए, तो फ्यूल हैज एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, तो फ्यूल ने बेटे इस प्रिंसिपल को एक लैडर, एक सीढ़ी की सहायता से समझाया है, ठीक है, या फिर डबल चेन के जो भी डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर एफ को बेटे पी से कम्युनिकेट करना है, देखिए ये रहा यहाँ पर एफ और ये रहा यहाँ पर पी बेटे। तो अगर एफ को पी से कम्युनिकेट करना है, एफ को पी से कम्युनिकेट करना है, तो उसे ये प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ेगा बेटे। बिना इस चैनल को फॉलो किए वो पी के साथ, तो देखिए एफ को पहले ई से, फिर डी से, फिर सी से, फिर बी से, फिर ए से, फिर एल, फिर एम, एन, ओ और फिर अल्टीमेटली पी। तो इतना बड़ा उसको बेटे पाथ, उतना बड़ा उसको लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी बेटे, ठीक है। तो हेनरी फ्योल आपसे कहते हैं कि स्ट्रिक्टली आपको ये लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। अब यूटिलिटी देखिए, इस प्रिंसिपल की यूटिलिटी क्या है, ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम, बेटे इसके थ्रू जो सिस्टम वो एकदम क्लियर हो जाएगा, सबको पता है कौन मेरा बॉस है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है बेटे। एवरीबॉडी नोज अबाउट द रिलेशन, जो रिलेशन है बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशन है, सबको पता लग जाएगा बेटे। तो एक क्लियर सिस्टम आएगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा और प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आता है गैंग प्लान। अब आपने एक चीज नोटिस की बेटे कि अगर हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर हमें इंफॉर्मेशन बेटे शेयर करनी तो एक लंबा पाथ फॉलो करना पड़ेगा जिसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है बेटे। तो इतना ज्यादा टाइम अगर हमने मान लीजिए खर्च कर दिया
तो फिर हो सकता है अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए बेटे, इंपॉर्टेंट डिसीजन का टाइम भी चला जाए बेटे। तो इसीलिए अब इसका एक एक्सेप्शन यानी अपवाद बताया हुआ है हेनरी फ्लो ने, जिसका नाम है द गैंगप्लैंक बेटे। एक्सेप्शन है ये, स्केलर चेन का क्या है एक्सेप्शन, ठीक है। स्केलर चेन कहता है सारे के सारे बेटे स्टेप फॉलो करने, लेकिन गैंगप्लैंक में हम बहुत सारे स्टेप को स्किप करके सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है गैंगप्लैंक का यूज केवल और केवल इमरजेंसी काल में किया जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में तो आपको प्रॉपर पाथ प्रॉपर चेन ही फॉलो करनी पड़ती है। तो देखिए इट इज एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन का एक्सेप्शन गैंगप्लैंक है। ये कांसेप्ट आपसे कहता है बेटे कि जो इक्वल रैंक के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे एफ और पी इक्वल रैंक के एम्प्लॉय है, ये आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं बिना स्केलर चेन को फॉलो किए बेटे, लेकिन केवल और केवल इमरजेंसी काल में, ताकि कम्युनिकेशन में ठीक है डिले ना हो बेटे। फॉर एग्जांपल ठीक है एफ को बेटे पी से कांटेक्ट करना है, तो इन्हें बस एक ही काम करना पड़ेगा, एफ को अपने इमीडिएट सुपीरियर यानी ई से कांटेक्ट बिठाना पड़ेगा। गैंगप्लैंक के जरिए बता रहा हूं कैसे कम्युनिकेशन होगा बेटे। तो एफ को पहले ई से कांटेक्ट बिठाना पड़ेगा, ई को किससे करना पड़ेगा ओ से बेटे। फिर ई और ओ आपस में मिलेंगे बेटे, ई और ओ आपस में मिलेंगे, तो आपस में मिलने के बाद एफ और पी का ये कम्युनिकेशन करा देंगे, बातचीत करवा देंगे बेटे। तो ये होता है गैंगप्लैंक, जिसमें आप अपने इमीडिएट सुपीरियर से अपने बॉस से कांटेक्ट करते बेटे, और अपने बॉस से कांटेक्ट करने के बाद इक्वल रैंक के ऑफिसर से आप संबंध या कम्युनिकेशन बैठा सकते बेटे। तो ये कहलाता है आपका क्या गैंगप्लैंक। तो फ्यूल लैडर एंड गैंगप्लैंक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन के दोनों ही एग्जांपल है बेटे। देयर मे बी अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल भी आ सकता है, दैट सच एज इन रूटीन वी फाउंड दैट, कि भाई रूटीन काम में क्या होता है ठीक है, कि वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद सीईओ, कि रूटीन वर्क में ये है सीईओ जो सबसे हायर टास्क पर होता है बेटे, ठीक है सीईओ सबसे हायर टास्क पर होता है, मान लीजिए दिस इज द सीईओ और नीचे है बेटे वर्कर। अब नॉर्मल रूटीन कार्य के दौरान वर्कर सीईओ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बैठा सकता बेटे, ठीक है, उसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोरमैन से कांटेक्ट बैठाना पड़ेगा, फोरमैन फिर उसे सुपरिटेंडेंट के पास लेके जाएगा, फिर सुपरिटेंडेंट से सीईओ बेटे, प्रॉपर चैन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इमरजेंसी काल के दौरान अगर इमरजेंसी अराइज होती है तो डेफिनेटली जो वर्कर है वो सीईओ से डायरेक्ट कांटेक्ट बैठा सकता है, थैंक्स टू द गैंगप्लैंक के जरिए, ठीक है। तो इस तरह से अब पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, स्केलर चेन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन। तो बेटे अगर आप स्केलर चेन को फॉलो करते हो तो ऑर्डर यानी ऑर्डर बना रहेगा बेटे, व्यवस्था बनी रहेगी, सिस्टम बना रहेगा। अगर आप गैंग फ्लो को स्केलर चेन को फॉलो नहीं करोगे तो सब कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है बेटे, अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है, अराजकता आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब कुछ बेटे बिगड़ जाएगा। बेटर रिलेशन, अगर आप गैंग प्लान और इसको फॉलो करते हैं तो रिलेशन अच्छे रहेंगे। भाई अगर आप एफ है वो ई को पूरी रिस्पेक्ट देगा, ई डी को देगा, डी सी को, सबको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो उनके बीच रिलेशन अच्छे रहेंगे, सारे सेटिस्फाई रहेंगे बेटे, ठीक है, तो रिलेशन अच्छे रहेंगे। क्विक सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन, जल्दी सॉल्यूशन हमें मिल सकेगा बेटे, ठीक है। ये थे पॉजिटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट देखिए, डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो डिसऑर्डरली हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा बेटे, सारा काम बिगड़ जाएगा। बिटरनेस इन रिलेशन, रिलेशन में कड़वाहट आ जाएगी बेटे, ठीक है, कड़वाहट आ जाएगी, ठीक है। जो रिलेशन है, संबंध है बेटे इन लोगों के बीच, बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच, तो उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। इंक्रीज इन द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाएगी बेटे, इस कारण से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल आपका कौन सा, स्कैलर चेन। नाइन्थ प्रिंसिपल था बेटे। टेंथ प्रिंसिपल देखिए, ऑर्डर। ऑर्डर यानी सब कुछ व्यवस्था से बना रहना बेटे, ठीक है, जिस चीज की जो जगह है उसको वही रहना। तो ऑर्डर मींस एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में सारे एम्प्लॉइज आते हैं, फिजिकल रिसोर्स में मशीनें, कंप्यूटर्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह ये आते हैं बेटे। तो अगर सारी चीजें अपनी सही जगह पर होती है, राइट प्लेस पर होती है तो ऑर्डर है, और अगर राइट प्लेस पर नहीं है तो फिर ऑर्डर नहीं है, फिर डिसऑर्डर क्रिएट होगा बेटे। तो 10वां प्रिंसिपल आपके सामने आ रहा है, ऑर्डर, और आज का ये लास्ट प्रिंसिपल है बेटे, ये प्रिंसिपल करा के मैं क्लास ओवर कर दूंगा। देखिए तो ऑर्डर प्रिंसिपल आपसे कहता है कि अ राइट पर्सन शुड बी एट राइट प्लेस, तो एक सही व्यक्ति सही जगह पर होना चाहिए। सुपरवाइजर की जगह बेटे
फैक्ट्री में होती है उसका काम वर्कर पर निगरानी रखना होता है, उसका काम क्लर्क के पास जाके गपशप करने का नहीं होता। तो अगर सुपरवाइजर क्लर्क के पास जाके गपशप कर रहा है जैसे, ठीक है, यूं गुलछर्रे उड़ा रहा है, तो इसका मतलब वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं है कंपनी के अंदर, ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, व्यवस्था फॉलो नहीं हुई बेटे। तो ऑर्डर प्रिंसिपल आपसे कहता है कि एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, हर चीज का एक स्थान होता है, चाहे वो मटेरियल हो या फिर वो ह्यूमन हो बेटे, हर चीज का अपना एक स्थान होता है और हर चीज को अपने सही स्थान पर होना चाहिए, सही स्थान पर होना पड़ता है, तभी आप ऑर्डर फॉलो करते हो, अदरवाइज ऑर्डर फॉलो नहीं होगा बेटे। सो तो ये कहता है कि a right person should be at right place at a right job and a right thing यानी समान चीजें, right thing should be at right place according to Fuel का कहना है कि every enterprise has two different order, हर enterprise के दो order होते हैं, पहला मटेरियल जो कि फिजिकल रिसोर्स के लिए होता है और दूसरा सोशल जो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए होता है बेटे। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी अपनी सही जगह पर होना चाहिए, सही स्थान पर होना चाहिए, और जो फिजिकल रिसोर्स होते हैं बेटे, मशीनें, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्टेशनरी, तो इनकी एक जगह होती है, इन्हें अपनी सही जगह पर ही होना चाहिए बेटे, ठीक है। तो दोनों का अपना एक प्लेस होता है भाई, ठीक है, तो सबको अपने सही स्थान पर होना चाहिए। कीपिंग द फिजिकल रिसोर्स इन ऑर्डर मींस अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इट्स राइट प्लेस। तो फिजिकल रिसोर्स के लिए कहा गया है कि हर फिजिकल रिसोर्स का एक स्थान होता है और हर स्थान पे बेटे फिजिकल रिसोर्स को रखा जाना चाहिए, उसका स्थान बिगड़ना नहीं चाहिए। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कहा गया है ए प्लेस फॉर एवरीवन, हर एम्प्लॉय की एक जगह होती है ऑर्गेनाइजेशन में एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड इनटू दैट प्लेस, ठीक है, और हर किसी व्यक्ति की उस सही स्थान पर प्लेसमेंट की जानी चाहिए, तब तो ऑर्डर बना रहेगा, अदरवाइज ऑर्डर समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, अगर बेटे ऑर्डर प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो मटेरियल का यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो पाएगा। नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग देम, उन्हें ट्रेस करने में या ढूंढने में ज्यादा समय खर्च नहीं होगा बेटे। सुपरवाइजर फैक्ट्री में होता है, हमें पता है फैक्ट्री में जाके उसे ढूंढ लेंगे बेटे, समय नहीं लगेगा। बेटर डिसिप्लिन यानी रूल्स रेगुलेशन बने रहेंगे बेटे। अगर ऑर्डर नहीं हुआ तो सारे रिसोर्स का मिसयूज होता रहेगा। In case in possibility of एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे बेटे, एंड हाइट ऑफ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर हो जाएगा, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएंगी, चीजें बेटे बिखर जाएंगी, ठीक है। तो आज हमने बेटे 10 प्रिंसिपल फॉलो कर लिए हैं, 4 प्रिंसिपल रह गए, ये 4 प्रिंसिपल हम कल पढ़ेंगे बेटे। टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ बेटे। आपके स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, हम स्कूल में आप बच्चों से बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं बेटे, ठीक। तब तक क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, द क्लास इज ओवर।